नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ उसको किस तरह देखा जाए, ये ईरान के लिए क्या अहमियत रखता है, अमेरिका के लिए इसका क्या मतलब है, पश्चिम एशिया की राजनीति को ये कैसे प्रभावित करने जा रहा है और विश्व व्यवस्था पे जिसे वर्ल्ड ऑर्डर कहने का चलन है उसको ये क्या बदलने जा रहा है। कम से कम 5 बड़ी व्याख्याएं हैं जो इस समझौते के आसपास की जा सकती हैं। ये तो आपको पता होगा कि समझौता उस पे डिजिटल साइन हो चुके हैं और 19 तारीख को जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक समारोह में इसके औपचारिक दस्तखत का काम पूरा होगा। तो मित्रों, 5 व्याख्याएं इसकी हैं। पहली व्याख्या तो बहुत स्पष्ट है कि ये अमेरिका की हार है, काफी बुरी हार। इस पे आगे भी मैं लौटूंगा, लेकिन इस हार को कैसे देखा जाए। ये युद्ध शुरू किस लिए हुआ था? शुरू हुआ था कि अमेरिका ईरान को एटम बम बनाने नहीं देगा, ईरान से उसके नाभिकीय उपकरण छीन लेगा, ईरान से उसका संवर्धित यूरेनियम छीन लेगा। ये सच है कि अमेरिका ने हमले किए, तमाम ठिकानों पे हमले किए, ईरान को तहस नहस कर दिया, उसके शीर्ष नेताओं को मार डाला, उसकी नौसेना, उसकी वायुसेना, उसकी थल सेना सब तबाह हो गई। इन सबके बावजूद 28 फरवरी को शुरू हुआ युद्ध अब जब 105-6 दिन के बाद अपनी समाप्ति के कगार पर है, तब हम पा रहे हैं कि अमेरिका जैसे घुटनों पे है। इस युद्ध को रोकने के लिए उसे 35 लाख करोड़ का मुआवजा देना पड़ रहा है। ये मुआवजा किस बात का है? जो उसने नुकसान पहुंचाया उसकी भरपाई का है, ईरान के पुनर्निर्माण का है। वो लगातार दबाव बनाता रहा कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम उसे दे दे। ईरान इसके लिए तैयार नहीं हुआ। ये कहा गया कि वो किसी दूसरे देश को इसे दे दे, उसके लिए भी ईरान तैयार नहीं हुआ। जहां तक परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है कि ये इस पे पहले भी ईरान अपनी सहमति जता चुका था। यहां तक पहुंचने के लिए किसी युद्ध की जरूरत नहीं थी। अब जो युद्ध हुआ और जो समझौता हो रहा है, ट्रंप बता रहे हैं कि उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि होर्मुज जलडमरू मध्य उन्होंने खुलवा लिया, उसको ईरान खाली कर देगा और अमेरिका भी अपनी नाकाबंदी ओमान के इलाके से हटा लेगा। लेकिन ये होर्मुज बंद कब था? ईरान युद्ध के पहले तो ये सवाल ही नहीं था, दुनिया भर के जहाज आ जा रहे थे। ईरान ने दिखाया कि अमेरिका को कैसे दबाया और रोका जा सकता है। तो ये तो अमेरिका की हार है। दूसरा पहलू यह है कि ईरान की ये जीत है। ये सच है कि हम सब ईरान की जलती तस्वीरें देखते रहे, तेहरान को तबाह होता देखते रहे, उसके साथियों पे हमले देखते रहे, हिजबुल्लाह जैसे संगठन तबाह हो गए, लेबनान पे इजराइल अब भी हमला किए जा रहा है। लेकिन इतनी तबाही के बावजूद और अपने शिखर नेतृत्व, अपनी सेना गंवा देने के बावजूद कुछ था जिसकी वजह से ईरान ने घुटने नहीं टेके। उसने होर्मुज जलडमरू मध्य बंद किया और अमेरिका को खासा नुकसान पहुंचाया, उसकी साख को भी। जो युद्ध अमेरिका समझता था कि कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, जैसे वेनेजुएला में हुआ या जैसे इसके पहले इराक और अफगानिस्तान में हो चुका था, ईरान ने बताया कि वो लोहे का चना है, उसको इस तरह तोड़ा नहीं जा सकता है। तो एक तो ये हुआ कि ईरान को मुआवजा मिल रहा है। दूसरी बात कि उसके जो 1.25 करोड़ डिफ्रीज हुए पैसे थे वो भी उसको मिल जाएंगे, ये एक बड़ी कामयाबी है। तीसरी बात कि पश्चिम एशिया की राजनीति में उसका दबदबा, उसका वर्चस्व कुछ और मजबूत होगा। चौथी बात जो सबसे दिलचस्प है कि होर्मुज में कोई टैक्स नहीं लगता था। अब भी कहा जा रहा है कि ईरान कोई टोल नहीं वसूलेगा।
लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि जो पर्यावरणीय अपग्रेडेशन की, उसके रख रखाव की जो फीस है, जो सर्विस वो वहां से गुजरने वाले जहाजों को देगा, उसकी जो फीस है वो ईरान वसूल करेगा। और कहा जा रहा है कि फीस इतनी बड़ी होगी जो उसके तेल के कारोबार के से मिलने वाले मुनाफे के बराबर होगी। तो ईरान के हाथों जैसे युद्ध ने एक बड़ा अवसर दे दिया है। ईरान ने अपने संकट को अपने अपनी एक उपलब्धि में बदल लिया है। उसकी हैसियत बहुत बड़ी हो गई है। तीसरा मुद्दा, तीसरी व्याख्या जो इस युद्ध की है वो इजराइल को लेकर है। इजराइल जो है, हमास के हमले के बाद उसने गाजा पट्टी को जिस तरह ध्वस्त किया था, उसके मंसूबे बहुत बड़े हो गए थे। उसको लगता था कि पश्चिम एशिया का वो बेताज बादशाह है। तो वो अब इस समझौते से सबसे ज्यादा आक्रामक भाषा उसी की है। उसके जो बेन गुयन, उसके जो रक्षा मंत्री हैं, वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि इजराइल संप्रभु देश है, इजराइल इस समझौते को नहीं मानेगा, और वो लेबनान और बेरूत पे हमले भी कर रहा है। इसके बावजूद देर सवेर उसको बातचीत की मेज पे ट्रंप खींच ही लाएंगे। इजराइल को अमेरिका रोक लेगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और नहीं तो इजराइल इसके बावजूद अगर हमले जारी रखता है तो उसको भी ऐसे ही हमले झेलने पड़ेंगे, और तब अमेरिका उसकी मदद के लिए नहीं होगा। तो पश्चिम एशिया का की हुकूमत का जो मंसूबा इजराइल का था वो टूटा है। इससे एक बात और होगी, बातचीत की जो प्रक्रिया हमास के हमले के पहले शुरू हुई थी, वो हो सकता है कि नए सिरे से शुरू हो और पश्चिम एशिया के तमाम देशों को लगे कि अब एक स्थायी शांति जरूरी है। अब लगातार ऐसे युद्ध पश्चिम एशिया नहीं झेल सकता है। चौथी व्याख्या कुछ उदास करने वाली है भारत को लेकर। यह सच है कि इन 3 महीनों में भारत की ठीक ठाक भद्द पिट गई। यानी अमेरिका बताता रहा कि रूस से तेल मत खरीदो, फिर कहा कि रूस से तेल खरीदो, उसने इजाजत दे दी है, और भारत सरकार चुप रही लगातार। ईरान में ये ओमान के पास एक जहाज पे 3 भारतीयों को अमेरिका ने मार डाला। भारत सरकार चुप रही। कहा कि जयशंकर ने मार्को रूबियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उनके सामने प्रतिरोध दर्ज कराया। लेकिन मार्को रूबियो का जवाब भी अहंकार भरा था कि अमेरिका ने पाबंदी लगा रखी थी, उसको पार करने की कोशिश कैसे की। तो अमेरिका की पाबंदी हम क्यों माने? और इसके बाद भी सवाल बचे हुए हैं। मतलब इस युद्ध के जो आर्थिक नुकसान थे, बड़े लोगों की तो दुकान चलती रही, उनके तेल खरीदने में कोई कमी नहीं आई, उनकी गाड़ियां, वो अभी हाल में रिपोर्ट आई कि पिछले महीने जो बिक्री है व्यावसायिक नहीं निजी वाहनों की, उसमें बड़ा उछाल आया है। तो जो लोग खाते पीते लोग हैं वो तो फिर भी चलते रहे, लेकिन गरीबों पे इस युद्ध की मार पड़ी और सरकार ने मारा उनको। आप जिस उज्ज्वला योजना का बहुत दम ठोकते हैं, उसमें आपने क्या किया? इसी दौरान जो मुफ्त के, जो बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर थे, उनकी संख्या सिर्फ 4 कर दी। यानी सिर्फ 4 सिलेंडर में आप चाहते हैं कि साल भर का खाना वो पका ले, खा ले, और सिलेंडरों की कीमत बढ़ा दी, गैस की कीमत बढ़ा दी। तो इसकी मार सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के गरीब लोगों ने झेली। और हिंदुस्तान की जो स्वायत्तता थी, हिंदुस्तान की जो संप्रभुता है, उसके स्वाभिमान पे एक तरह की खरोंच ये पड़ी कि हम अमेरिका का ठीक से जवाब नहीं दे पाए, ट्रंप के अहंकार को उस तरह तोड़ नहीं पाए जिस तरह ईरान ने तोड़ा। ट्रंप हर सुबह हर शाम अपनी घोषणा बदलते थे। सुबह कहते थे ईरान पे ऐसा हमला होगा जैसा आज तक नहीं हुआ,
शाम को कहते थे ईरान से बातचीत बिल्कुल आखिरी दौर में है। तो लगभग उन्होंने अपने आप को हास्यास्पद बना लिया। तो भारत के लिए इस हास्यास्पद किस्म के तानाशाह के आगे घुटने टेक देने जैसी स्थिति बहुत शर्मनाक थी और अब भी भारत सरकार को इस मामले में सफाई देनी चाहिए। आखिरी बात, पांचवी व्याख्या कि इस युद्ध ने वर्ल्ड ऑर्डर को, युद्धों के तौर तरीकों को और युद्धों के पीछे की मानसिकता को नए सिरे से परिभाषित किया है। असल में अमेरिका के लिए तो ये वियतनाम के बाद की सबसे बड़ी हार है। वियतनाम में जो तबाही हुई थी उसके बावजूद अमेरिका वहां से लौटने को, शर्मिंदा होकर लौटने को मजबूर हुआ। निक्सन को मुंह छुपाना पड़ा। लेकिन ईरान की हार, ईरान के हाथों हार वियतनाम के हाथों मिली हार से ज्यादा संगीन है, क्योंकि तब तो अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर में सुप्रीम, जो उसकी सुप्रीम जगह थी वो बनी हुई थी। अब वो बदल रही है। इस पूरे युद्ध को चुपचाप किनारे से देखता और हल्की फुल्की मदद करता चीन सबसे ज्यादा खुश होगा। उसकी साख में ठीक ठाक बढ़ोतरी हुई है, उसकी हैसियत में बढ़ोतरी हुई है। दूसरी बात, अब पहली बार लग रहा है कि ब्रिटेन वुड समझौतों की मार्फत, ब्रिटेन वुड समझौतों की मार्फत जो डॉलर आधारित दुनिया की कारोबारी व्यवस्था बनी थी वो धीरे धीरे दरकना शुरू करेगी। रूबल और दूसरी मुद्राएं आगे आएंगी और अमेरिका को पीछे छोड़ेंगी। G7 की बैठक शुरू होने वाली है, लेकिन यह चल रही होगी इस बीच, लेकिन G7 की टूट जो हो चुकी है उसके बारे में दुनिया जानती है। अमेरिका पर अब G7 के दूसरे देशों को वैसा भरोसा नहीं है। वो एकता बिखर चुकी है। नाटो जो है कागज पे है, जमीन पे भी है, लेकिन लोगों के दिमाग से, राष्ट्रपतियों के जहन से वो अब दूर हो चुका है। पश्चिम एशिया अमेरिका पे जिस तरह भरोसा करता था वो भरोसा इस युद्ध ने तोड़ दिया है। अब पश्चिम एशिया को समझना होगा कि वो अपनी सुरक्षा कैसे करे। हो सकता है इससे स्थायी शांति का एक नया रास्ता निकले। एक बात आखिरी इसी में मैं जोड़ना चाहूंगा कि इस युद्ध का एक सबक और है। देशों का स्वाभिमान क्या होता है। सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी ईरान क्यों बचा रहा? क्योंकि उसकी स्मृति बची रही, अपनी भाषा पे उसका गरूर बचा रहा, अपने लोगों पे उसका भरोसा बचा रहा। बल्कि ईरान के तानाशाहों को, जिनके खिलाफ ईरान और तेहरान की सड़कों पे प्रदर्शन हो रहे थे, इस युद्ध ने एक राहत दे दी। उसने उनको फिलहाल ऐसे प्रदर्शनों से मुक्त कर दिया। सब ईरान के साथ खड़े हो गए। संकट में, जो भारत के बारे में कहते हैं कि युद्ध और खेल के दौरान पूरा देश एक हो जाता है, तो पूरा ईरान एक हो गया। असल में कोई देश युद्ध तब हारता है जब उसकी जनता हार जाती है, उसकी जनता एक नहीं होती है। सेनाएं युद्ध नहीं जीतती हैं आज की दुनिया में। आज की दुनिया में जनता अपना प्रतिरोध दर्ज कराती है। वियतनाम के बाद ये ईरान ने साबित किया है। हमारे भारत में हम राष्ट्रवाद की, देशभक्ति की तो बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन क्या एक दरार पैदा नहीं कर रहे हैं? जो हमारी सरकारें कर रही हैं उसको पाटने की जरूरत है। हमें सबक लेना चाहिए ईरान से कि अमेरिका जैसी महाशक्ति को कैसे जवाब दिया जाए, कैसे याद दिलाए जाए। मतलब हर मामले पे तरह तरह के बयान देने वाले राजनाथ सिंह हो, एस जयशंकर हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, ट्रंप की बयानबाजी के आगे जैसे घिघी बंध जाती है। ये शब्द इस्तेमाल करते अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन स्थिति यही है। यही दिखाई पड़ता है कि सब नजरअंदाज करते हैं ट्रंप जो भी कीचड़ उछाले, लेकिन वो कीचड़ भारत सरकार पे नहीं, कहीं न कहीं
भारत पे भी पड़ती है। इस बात को इस सरकार को समझना चाहिए। तो दोस्तों, ईरान और अमेरिका के इस समझौते के बाद दुनिया वो नहीं रहेगी जो अभी है, पश्चिम एशिया वो नहीं रहेगा जो अभी है, अमेरिका भी वो नहीं रहेगा जो अभी है। और भारत को ये समझना होगा कि इस नई दुनिया में अपने तमाम शेख चिल्ली नुमा दावों के बावजूद उसकी हैसियत कैसे वास्तविक रूप से मजबूत और बड़ी हो। शुक्रिया।